इन इक्वेशंस में कुछ स्पेशल दिख रहा है? होमोजेनस, नॉन होमोजेनस, होमोजेनस, नॉन होमोजेनस, होमोजेनस, नॉन होमोजेनस। तो या तो हमारे पास 0 0 0 यही सोल्यूशन रहेगा, या फिर ठीक है, या तो यही रहेगा, या फिर हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ मैं इक्वेशंस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है x माइनस वाई माइनस जी, एक्स माइनस वाई प्लस टू जी एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z। और यहाँ पर उसके जो आंसर्स है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशंस में कुछ स्पेशल दिख रहा है या कुछ यूनिकनेस दिख रहा है? यस, एक यूनिकनेस है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में सब जीरोस हैं। ठीक है, जब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब है कि बहुत सारी इक्वेशंस ले लेना। ठीक है, और मल्टीपल इक्वेशंस टुगेदर, बस जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। तो इतने सारे इक्वेशंस जब हम एक साथ लेते हैं और सभी के राइट हैंड साइड में ये जीरोस आए, तो फिर इसे कहते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, अब याद रखना, इन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यहाँ पर ये सारे के सारे ज़ीरो होने ही चाहिए। मान लो कि इस ज़ीरो के जगह, ठीक है, इस एक ज़ीरो के जगह मैंने 2 लगा दिया, तो ये होमोजेनस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नॉन होमोजेनस। सो रिमेंबर, ओके, होमोजेनस, नॉन होमोजेनस, होमोजेनस, नॉन होमोजेनस, होमोजेनस, नॉन होमोजेनस। ओके, सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि सभी पे x y z पे हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, x y एंड z, ठीक है, x y एंड z तीनों जगह पर अगर हम ज़ीरो लगा दें तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर x पे ज़ीरो, ज़ीरो एंड 2x तो ज़ीरो ही हो गया। फिर y पे भी हमने अगर ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, करेक्ट। एंड फाइनली z पे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो अगर सब ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स फुलफिल हो ही जाएगा, सारे के सारे इक्वेशंस फुलफिल हो जाएंगे। तो हमें पता है कि कोई भी होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर हम ले और सभी में x y z w x कुछ भी, सभी में अगर हम ज़ीरो दे दें तो दैट वुड बी अ गुड सोल्यूशन। सो 0 0 0 इज़ अ गुड सोल्यूशन। तो अगर होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एटलीस्ट एक सोल्यूशन अगर हमारे पास है ही, हर बार हमारे पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन है विच इज़ 0 0 0, तो फिर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये हमेशा हमेशा ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उसका एक सोल्यूशन एटलीस्ट हो। अगर सोल्यूशन है तो फिर इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, बट याद रखो, एक चीज़ याद रखो कि ये जो यहाँ पर सोल्यूशन है 0 0 0, ये इकलौता सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये इकलौता सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है, कभी कभार हो सकता है कि और भी सोल्यूशंस हो, तो या तो हमारे पास 0 0 0 यही सोल्यूशन रहेगा, या फिर ठीक है, या तो यही रहेगा, या फिर हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, देयर विल बी इन्फिनाइट सोल्यूशंस। तो कब किस केस में कैसा सोल्यूशन आए ये अभी हम देखते हैं। ऑलराइट, अब होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो टाइप से होते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशंस है हमारे पास उसका अगर हम मैट्रिक्स बना ले और उसका अगर हम रैंक ढूंढे तो वो रैंक होता है इस तरह से। ठीक है, रैंक ऑफ ए। ऑलराइट, अब हाँ, एक चीज़, अगर आपने रैंक का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा, आगे के भी कुछ समझ नहीं आएंगे। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल टू हो रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इससे अगर इससे इक्वल हो गया, वेरिएबल्स मतलब क्या, जो एक्स वाई जी था ना वो सब, तो मैं लेटर्स भी लिख देता हूँ। ठीक है,
एक्स वाई जी उससे अगर इक्वल हो गया तो फिर इसका जो सोल्यूशन होगा वो है ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि वो जो 0 0 0, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। ऑलराइट, अब ये याद रखना है 0 0 0 को ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाता है एंड एक्स वाई जी रहा तो 0 0 0, सिर्फ एक्स वाई रहा तो केवल 0 0, ठीक है, याद रखना। एंड ऑन द नेक्स्ट हैंड ये आता है रैंक, मतलब और एक जो टाइप का सोल्यूशन आता है वो है इन्फिनाइट सोल्यूशंस। वो कभी आता है तो मान लो कि मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया मतलब वहाँ पे इक्वल टू आ गया बट यहाँ पे कम आ गया, अगर ऐसा है, अगर ऐसा आ गया तो फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी नंबर्स लिख दो, ऐसा नहीं, कुछ मतलब स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। देखते हैं कैसा क्या होता है, ये कैसा आता है, वो कैसा आता है। ऑलराइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस टू जी, 2x प्लस 3y प्लस 4z, x माइनस वाई माइनस z, और चूंकि राइट हैंड साइड में सब जीरो है ऑफ कोर्स इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो देखो अभी इसका हम मैट्रिक्स बनाए कैसे, वेरी सिंपल, इस तरह से। यहाँ पर देखो इसका क्या वेरी नंबर है 1, फिर -1, फिर 2, फिर 2, 3, 4, 1, -1, -1, ओके, एंड देन जो हमारे पास ये सारे कोएफिशिएंट्स है, हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो अभी इधर लिख देना है, x y z, ठीक है, इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, इक्वल टू, देन a, ये है x और ये है b, ठीक है, याद रखना। इसे मैट्रिक्स A कहा जाता है, मैट्रिक्स X कहा जाता है और इसे मैट्रिक्स B कहा जाता है, व्हिच इज नाइस। बट हमें अभी चाहिए क्या, हमें सिर्फ A मैट्रिक्स के साथ खेलना है, ठीक है। A मैट्रिक्स को अगर, ठीक है, जो A मैट्रिक्स है इसे हमें अभी इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। सो 1 -1 2 2 3 4 1 -1 -1, एंड दिस, अगर हम इसे इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करें तो कुछ तो मैट्रिक्स आएगा। अब देखो बात ये कि अगर मैं खुद यहाँ पर हर एक चीज इक्लान फॉर्म, हर एक मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करते जाओ तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करके दिखा देता हूँ, बट याद रखना एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करना है, ठीक है, हर एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। इट इज 1 -1 2, 1 -1 2, 0 5 0, 0 5 0 एंड 0 0 3, 0 0 -3 एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द इक्लान फॉर्म रिडक्शन। अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है कोर्स 3 क्योंकि x y एंड z, एंड फाइनली हम क्लियरली देख सकते हैं कि रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो इसमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सो इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो आंसर, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, आंसर इज 0 0 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर हमें दिखेगा कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा, चलो डाल देते हैं। सो 1 -1 2, 2 -1 1, 1 1 -1, 1 -2 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती हुई है अच्छे से देख सकते हो, मैं अक्सर देखता हूँ जो स्टूडेंट्स मतलब मेरे यहाँ पे ट्यूशन के लिए आते हैं वो यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि सीधा
कोएफिशिएंट्स दिखा तो मैट्रिक्स में हमने डाल दिया, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से हमें पहले देखना है कि कौन सा वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो हमें इधर डालना है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। करना क्या है कि सबसे पहले x1 का देखो, ठीक है, x1 से शुरू हो रहा है ना। सो x1 देखो, x1 का ये है, नंबर है, कोएफिशिएंट है, लिख दो 1। नेक्स्ट इसमें देखो कोएफिशिएंट है x1 का, नहीं है, 0। इसका देखो 1, इसका देखो 1, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट x2 का भी देखना है हमें, इसका इधर है -1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -2। x3 का देखो 2, ठीक है, ऐसे मतलब लिखते जाना है और कुछ नहीं। 2, इधर तो कुछ नहीं है, 0, इधर भी कुछ नहीं है, 0, एंड इधर है 1। x4 का देखो, x4 का कुछ नहीं है, x4 का इधर -1 है, x4 कुछ नहीं है, x4 नहीं है, एंड फाइनली x5, x5 का यहाँ पर 0 है, 1, 1, 1, करेक्ट। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद तो जैसे वो लिखना होता है x1, x2, x3, x4, x5 एंड इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, ठीक, समझ में आ गया, ऑल राइट। अब हमें इसे इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो ऑफ कोर्स मैं तो अभी इसे बड़े मैट्रिक्स को रिड्यूस करते जाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है, मतलब वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इकोलॉन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूँ। सो इकोलॉन फॉर्म, ओके, इकोलॉन फॉर्म। सो यहाँ पर इकोलॉन फॉर्म जो है वो कैसे दिख रहा है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो 1, -1, 2, 0, 0, ठीक है, 1, -1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, -1, -1, 2, ठीक है। देन नेक्स्ट है 0, 0, 0, 0, -2, -1, 3, देन 0, 0, 0, -2, 5, राइट। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा जो इकोलॉन फॉर्म लास्ट में आए नंबर्स थोड़े से अलग हो, दैट इज पॉसिबल, बट घबराना नहीं है, ठीक है। एज फार एज की तुम्हारे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है वो उससे मतलब अच्छे से किए हो, मतलब कुछ सिली मिस्टेक ना किए हो, तो फिर कुछ और भी आया तो चलेगा, ठीक है। कभी कभार होता है कि हम कुछ और रो स्वैप कर देते हैं, विच इज वैलिड, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, ठीक है। अभी जो आंसर करो मैं लिखूंगा और आपका जो आंसर निकलेगा सेम ही होगा, ठीक है, चाहे कोई भी इकोलॉन फॉर्म का मैट्रिक्स निकल जाए। चलो आंसर ढूंढते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका जो रैंक है, ठीक है, इसका जो रैंक है वो क्या है, मैं यहाँ पर सो रैंक ऑफ ए इज व्हाट, रैंक ऑफ ए इज 4, करेक्ट। रैंक ऑफ ए क्या है, 4 था, 1, 2, 3, 4, 4 नॉन जीरो रोज हैं, ऑलराइट। देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मैं वार्स लिख देता हूँ, 5 है, क्योंकि x1, x2, x3, x4, x5, सो 5 पैरामीटर्स, ठीक है। हमें यहाँ पर एक पैरामीटर्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, एक फॉर्मूला आता है जो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर जस्ट अ मिनट यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस rank of matrix, rank of matrix is equals to number of parameters, number of parameters, ठीक है। ये एक बहुत ही लंबा सा या कठिन सा एक फॉर्मूला दे दिया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ। सो नंबर ऑफ लेटर्स minus rank of a is equals to number of parameters, so number of keys, करेक्ट। तो अब देखो अच्छे से यहाँ पर देखो, ये मैं अगर यहाँ पर लिखते जाऊँ तो नंबर ऑफ जो k है, k कितना होगा, नंबर ऑफ लेटर्स यानी 5 -4 = 1, तो एक ही k लेना पड़ेगा।
और वो हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ जाएगा, एक नॉन पिवट कॉलम में हमें के लेना पड़ेगा। तो ये है एक पिवट एलिमेंट, ये है एक पिवट एलिमेंट, ये भी पिवट, ये भी पिवट। तो 1 2 3 4 चारों कॉलम्स पिवट कॉलम्स है, पांचवा कॉलम पिवट कॉलम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पांचवे कॉलम पे लगा देंगे के। सो दिस इज x5, ठीक है, लास्ट है ना। सो लेट, ठीक है, लेट let x5 is equals to k. So let x5 is equals to k अगर हमने कर दिया तो सारे के सारे इक्वेशन अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये चौथा इक्वेशन देखो, सो -2x4 plus 5x5 is equals to 0. So therefore -2x4 plus 5k is equals to 0. So therefore x4 is equals to -5k by -2, which is 5 by 2k. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये ले लेते हैं -2x3, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, -2x3 -x4 plus 3x5 equal to 0. So therefore -2x3 minus of x4 कितना होता है, माइनस ऑफ 5 by 2k plus 3k is equals to 0. So therefore -2x3 minus -5 by 2 plus 6 by 2, which is -1 by 2k, 1 by 2k is equals to 0. Yes, sorry, plus 1 by 2, okay, plus 6 by 2 हो रहा है. So therefore x3 is equals to -1 by 2k divided by -2, so it will be 1 by 4k, ठीक है। x3 भी मिल गया, बाकी का ढूंढ लेते हैं, x2 x1, ठीक है। सो x2 के लिए क्या है, और भी ऊपर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x3 माइनस x4 प्लस 2x5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये हमने इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर। सो x2 minus of 1 by 4k minus of x4, which is 5 by 2k and plus 2k is equals to 0. So therefore x2 minus, अभी सभी को करना पड़ेगा, सो 2k के जगह मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, ताकि सभी का इक्वेशन सेम हो। तो x2 -1 by 4 and -1 -10, so -11 plus -11 plus 8 actually, so -3 by 4, 3 by 4k is equals to 0. Am I right? Correct है ना, कि -1 -10 is -11 plus 8, so -3 by 4k, ठीक है, it is correct. Therefore x2 is equals to 3 by 4k, ठीक है, 3 by 4k. एंड फाइनली हमारे पास आता है x1. सो x1 माइनस, पूरा इक्वेशन लिखना है, -x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 ही है, तो लिखने का क्या फायदा। सो x1 minus of x2, which is 3 by 4k plus 2 times of 1 by 4k is equals to 0. Okay, therefore x1 minus 3 by 4 minus 3 by 4 plus 2 by 4, so minus 1 by 4k, 1 by 4k, correct, is equals to 0. Therefore x1 is equals to 1 by 4, correct. ये हो रहा है हमारे चारों के चारों सॉल्यूशंस, ऑलराइट। इसे हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा फाइनली। सो कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 is equals to k, ठीक है, k 1 by 4, 1 by x1 सबसे पहले, फिर x2 3 by 4, फिर x3 1 by 4, फिर x4 5 by 2 एंड फाइनली 1 ही है। इस तरह से हमारा
फाइनल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे फाइनल सोल्यूशन। अब देखो इसे और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, कभी और मॉडिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हो कि डैश अब देखो यहाँ पर सब फ्रैक्शंस में ना, तो क्यों ना सभी को 4 से मल्टीप्लाई करके सब एक होल नंबर्स में कर दिया जाए। ठीक है, चलो सो 1 3 1 यहाँ पे अगर 4 से करे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, करेक्ट, 10 फाइनली दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ सकता है अभी, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो। ठीक है, मतलब कुछ भी इस सेट ऑफ नंबर्स नहीं, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 3 1 10 4 आएगा, 3 डालोगे तो 3 9 3 30 और 12 ऐसे करके आएगा, तो इस तरह के ही आएंगे। बट हाँ, इन्फिनिट तो है, कुछ भी डालते रहो यहाँ पर इस के में, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस इस तरह से ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। तभी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए कि फाइंड ए सच दैट द सिस्टम इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, ए का ऐसा वैल्यू हमें चाहिए जहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये नॉन ट्रिवियल हो जाए, इसका सॉल्यूशंस नॉन ट्रिवियल हो जाए। तो ठीक है, अभी करना क्या है कि पहली बात तो इसे प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, एज अ होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, x या फिर x नहीं, डायरेक्टली 1 माइनस ए एक्स minus 2y plus 0 z is equal to 0, then 3x plus 1 minus a y plus 2z is equal to 0, 2x plus 3y plus 1 minus a z is equal to 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। करेक्ट, तो अगर मैं इस तरह से ये लिखता हूँ तो इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी ले लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म जो भी है, तो 1 माइनस ए माइनस 2 0 3 1 माइनस ए 2 2 3 1 माइनस ए। ठीक है, इस तरह से then x y z and finally this is 0 0 0। करेक्ट, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर इसे नॉन ट्रिवियल होने के लिए, यानी ट्रिवियल तो ये हो गया, नॉन ट्रिवियल होने के लिए उसका रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, तो इसका जो रैंक है उसको 3 से कम होना चाहिए, यानी 2 1। ठीक है, 2 चलेगा एटलीस्ट। तो अगर इसका हमें रैंक 2 करना है, ठीक है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है बट इसका रैंक 2 करना है या 3 से कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें पूरा डिटर्मिनेंट ले लेना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को 0 कर देना पड़ेगा। पहला लेक्चर देखो, पहले लेक्चर में मैंने कहा था ना कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर रैंक 3 से कम है, 2 होगा 1 होगा, बट 3 से तो कम ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट ले ले और इसको 0 कर दे तो कैसा रहेगा, फिर तो ये मतलब रैंक कम हो जाएगा ना 3 से, तो वही करेंगे हम भी। तो 1 माइनस ए माइनस 2 0 3 1 माइनस ए 2 2 3 1 माइनस ए, डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको हम 0 कर दिया। ठीक है, इसे हमने 0 कर दिया। ओके, 0 तो कर दिया, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलो। सो 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, फिर माइनस प्लस 2 कर देते सीधा, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए माइनस 4, माइनस ऑफ 4, एंड फिर तो 0 ही है तो मैं सीधा 0 ही लिख देता हूँ। अब देखो इसे धीरे धीरे सॉल्व करना है और एक
प्रॉपर इक्वेशन में लाना है। मैं यहाँ पे करते रहो तो बहुत टाइम हो जाएगा वीडियो के लिए, तो मैं यहाँ पर सीधा डॉट डॉट देके आपको करना है, सभी स्टेप्स लिखने हैं। मैं सीधा जो फाइनल इक्वेशन में आता है ना वो मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस 3a² ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a प्लस 7 प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब बात है कि सिर्फ इक्वेशन ढूंढना तो नहीं है, उसका सॉल्व भी करना है। तो देखो आपको मतलब दिमाग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा ही इंजीनियरिंग मैथ्स के एग्जाम में। सीधा आप कैलकुलेटर्स के यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो करते हैं सॉल्व। अभी देखो यहाँ पर अगर कैलकुलेटर में डालें तो जो सोल्यूशन आता है वो है a इज इक्वल्स टू -1। तो अगर a इक्वल टू -1 अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका रैंक कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, 2 होगा आई गेस। और फिर अगर ये रैंक 2 हो गया तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि रैंक 2 इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज 3। तब जाके इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, विच मीन्स इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ये सब किया जाता है, ये सॉल्व किया जाता है। मेनली इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा अलग नहीं आते। तो हमने अभी अच्छे से देख लिया कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन हेटेरोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है ना, सॉरी, कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कैसे होते हैं, ठीक है।